Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about potentiometric titrations. Potentiometric titrations क्या होती हैं? Potentiometric titrations में हम potential and volume of titrant को measure करते हैं और potential और volume of titrant है इनके बीच कर्व प्लॉट करते हैं, उस कर्व से हम इक्विवेलेंस पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं. सो द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टेक्निक है जिससे हम पोटेंशियल और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को मेजर करके और उनके बीच ग्राफ प्लॉट करके इक्विवेलेंस पॉइंट का पता करते हैं. पोटेंशियल की जगह अगर हम पीएच यूज करेंगे, मतलब पीएच मीटर यूज करेंगे, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज करेंगे, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएच मीटर यूज करेंगे. और अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं. पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का सेटअप क्या होता है? पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते टाइम इस तरह का सेटअप होता है. उसके अंदर क्या होता है, दिस इज द मैग्नेटिक स्टरर. हमने जो बीकर है, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन लिया है जिसका हमें अननोन, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी है या फिर हमें इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द स्टरर, मैग्नेटिक स्टरर. ओके, नाउ दिस इज द ब्यूरेट. ब्यूरेट के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम ड्रॉप वाइज, ये जो बीकर में सॉल्यूशन है उसके अंदर ऐड करेंगे. इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं. वन इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड अनदर वन इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. और यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने पोटेंशियोमीटर से. अगर हमें वोल्टेज वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कैलकुलेट करना है, मतलब पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कैलकुलेट करना है, हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे. और अगर हमें पीएच के वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को प्लॉट करना है, सो वी विल यूज पीएच मीटर. नाउ जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगी इसके अंदर? सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है, जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसके अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एंड अनदर वन इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगी? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है E रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट होता है E उसका. रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल. जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो क्या करता है, वेरी करता है. Potential of indicator electrode varies and dependent on concentration of analyte solution. Now reference electrode हो गई, indicator electrode हो गई. Next one is कि representation. अगर हमें potentiometric titration करनी है तो उसमें हम representation कैसे करते हैं? ये भी सेम वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. फर्स्ट वन इज एनोड. सो यहाँ पे जो एनोड होगी दैट विल बी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. Then we will represent salt bridge. Then we will represent indicator electrode. So जो reference electrode है वो किसका काम करेगा? Reference electrode will be anode और जो indicator electrode है that will be cathode. Now जो E cell होगा, E cell will be E cathode minus E anode plus E liquid junction potential. So liquid junction potential वो potential difference जो salt bridge के across develop होगा that will be liquid junction potential. So जो E cell होगा that will be equal to E cathode minus E anode plus liquid junction. Now E cathode will be equal to E indicator and E anode will be E reference electrode plus E junction potential. So इस तरह से जो E cell है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे.
E cell will be E indicator minus E reference plus E junction. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होगी दैट विल बी कैथोड, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट विल बी एनोड. सो ये जो इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड किसको बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट विल बी एनोड. ना जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उनका यूज क्यों करते हैं, मतलब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की हमें जरूरत क्या पड़ी, तो इसको हम देखते हैं अभी. पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की जरूरत क्या है, तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, एंड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए होती है. बट एंड पॉइंट जब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, व्हेन एंड पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन, देन वी यूज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. और ये कब होता है, एंड पॉइंट बहुत डिफिकल्ट कब हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए, तो वो किस कंडीशन में होता है. फर्स्ट, कि अगर सॉल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट हो, मतलब जो सॉल्यूशन है दैट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस टाइम पे क्या होता है, एंड पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है. सेकेंड वन इज अगर सॉल्यूशन है वो कलर्ड है, कलर्ड एंड टर्बिड सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे भी हमें एंड पॉइंट डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उनका यूज करेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जब हमें कोई पर्टिकुलर सुटेबल इंडिकेटर नहीं मिलता है, उस टाइम पे भी हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए जाएंगे. सो इन द एब्सेंस ऑफ suitable indicator, क्लियर. जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो हमें किस लिए यूज करनी होती है, टू कैलकुलेट द एंड पॉइंट. बट उसकी जरूरत कब होगी, एंड पॉइंट जब निकालना बहुत टफ हो जाए, उस टाइम पे हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करेंगे. और वो कंडीशंस कब क्या है, जब एंड पॉइंट निकालना बहुत टफ हो जाता है, तो वो कंडीशंस है कि अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, या सॉल्यूशन कलर्ड या टर्बिड सॉल्यूशन है, या फिर एब्सेंस ऑफ सूटेबल इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर हमें नहीं मिल रहा है जिससे कि हमें एंड पॉइंट निकालने में थोड़ा इजी हो, तो उस टाइम पे हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए जाएंगे. सो इस तरह से जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसकी रिक्वायरमेंट कब हुई, दीज आर द कंडीशंस. नाउ नेक्स्ट इज कि जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो उसके 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एसिड बेस टाइट्रेशन. Second is redox titration. So acid base titration, redox titration. Third one is precipitation titration. And fourth one is complexometric titration. So इस तरह से ये 4 तरह की टाइप्स हैं जिसमें हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं. ना वन बाय वन सबको डिटेल में देखते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या सेटअप होता है, किस तरह से हम एसिड बेस टाइट्रेशन को कैरी आउट करेंगे. रिडॉक्स टाइट्रेशन को एक एग्जांपल से समझेंगे. सिमिलरली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में किस तरह की हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन का सेटअप किस तरह से होता है, और उसके अंदर हम किस तरह से कर्व प्लॉट करेंगे और कर्व किस तरह से आएंगे, और उससे हम एंड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एसिड बेस टाइट्रेशन. ना जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसमें क्या करेंगे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका हम पोटेंशियल लेंगे. सेकंड वन इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. सो यहाँ पे जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है दैट विल बी द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. So hydrogen electrode है that will be indicator electrode, and जो standard calomel electrode है that is saturated calomel electrode है that will be reference electrode. और रेफरेंस इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, तो उस टाइम पे मतलब केसीएम की कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड है. सो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी 0.2422 वोल्ट. इसको हम ऑलरेडी कैलोमल इलेक्ट्रोड में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड डिटेल में डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो रेफरेंस पोटेंशियल है दैट इज 0.2422 वोल्ट है.
क्लियर। सो एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमने लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको हमने क्या लिया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। इन दोनों को इस तरह से हमने कनेक्ट किया है और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नाउ ये जो है दिस इज ब्यूरिट। नाउ ब्यूरिट के अंदर हम क्या करते हैं, बेस लेंगे, और जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम एसिड लेते हैं। अब क्या करते हैं कि शुरू में यहाँ ये जो पूरा सेटअप है इसको हमने pH मीटर से कनेक्ट किया है। नाउ इनिशियली हमने कोई भी बेस ऐड नहीं किया है, मतलब इनिशियली जो हमारे पास सोल्यूशन है दिस इज प्योर एसिडिक सोल्यूशन। जो भी हमने एसिड लिया है उसका प्योर सोल्यूशन है, इसमें कोई भी बेस की एडिशन हमने नहीं की है। नाउ उस टाइम पे हम जो E है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियोमीटर में हम पोटेंशियल को चेक करेंगे, और अगर हम pH मीटर लगाते हैं तो वहां पे हम pH चेक करेंगे। क्लियर। सो E और pH है, हम इनिशियली चेक करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। क्या करेंगे कि ये जो सोल्यूशन है एसिड सोल्यूशन, इसके अंदर यहाँ से हम बेस को ऐड करना शुरू करते हैं। 1 by 1 ड्रॉप वाइज बेस को ऐड करेंगे, स्टरर को यूज करेंगे, स्टरर से मिक्सचर है उसको स्टर करते रहेंगे। सो जैसे जैसे बेस का एडिशन होगा क्या करेंगे 1 ml या 0.5 ml इस तरह से बेस का एडिशन करेंगे, और उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या देखेंगे, जो E की वैल्यू है उसको चेक करते रहेंगे। सो इस तरह से हमें मालूम है कि हमने NaOH को कितना यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज में हमने शुरू में 0.5 ml ऐड किया, फिर 0.5 ml ऐड किया, फिर 0.5 ml ऐड किया। क्लियर। तो जो सोल्यूशन है उसमें शुरू में क्या था 0.5 ml, बाद में 1 ml, फिर 1.5 ml, 2 ml। इस तरह से एक जो टेबल बनेगी उसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH आ जाएगी। और सेकंड है कि जो पर्टिकुलर रेफरेंस जो 0.5 ml यूज किया था उस टाइम पे E कितना था वो हम ऑब्जर्व करेंगे पोटेंशियोमीटर से, और अगर हमें pH के टर्म में देखना है तो उस टाइम में pH देखेंगे। जब 1 ml हो गया NaOH सॉल्यूशन के अंदर उस टाइम पे E या फिर pH कितना है, 1.5 हुआ तो कितना होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे E वर्सेस V और pH वर्सेस V को हम एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। क्लियर। और इस तरह से हम क्या करेंगे, ये पूरा सेटअप है इसको देख लेंगे और NaOH की कंसंट्रेशन मतलब NaOH का जो एडिशन है उसको इंक्रीज करते जाएंगे। नाउ E वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करेंगे। V इज द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और यहाँ पे टाइट्रेंट क्या है जो ब्यूरेट में होता है। सो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और टाइट्रेंट क्या है हमारे पास में NaOH। क्लियर। तो जैसे जैसे NaOH को हम ऐड करते रहेंगे हम उस टाइम पे E को चेक करते रहेंगे और E वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ना जो E वर्सेस V है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। जब हमने NaOH की एडिशन की HCl के सॉल्यूशन में उस टाइम पे हमने जो पोटेंशियल है उसको चेक किया, और पोटेंशियल को चेक करके और उसको जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो हमने ऐड की है उसके वर्सेस प्लॉट किया, तो इस तरह से हमें एक ग्राफ ऑब्टेन हुआ है। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। ये हमें टेबुलर टेबल की फॉर्म में जब देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, हाई जंप आएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा E की वैल्यूज के अंदर जैसे जैसे हम NaOH को ऐड करते जाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा जंप आता है तो वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे E वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज डेल्टा E डिवाइडेड बाय V, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो हमने यहाँ पे क्या लिया है NaOH, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस ग्राफ को थोड़ा इजी लिया समझने के लिए। अब देखो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में हमें देख के नहीं पता चलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड है ये रीजन तो यहाँ से यहाँ तक है, बट हमें क्लियरली इंडिकेट नहीं हो रखा है कि कौन सा पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम तो सेम है। क्लियर। तो दिस इज द सेम वॉल्यूम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो डेल E बाई डेल V वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है इसको ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो दिस इज द ग्राफिकल शीट। इस शीट के ऊपर तो हम प्लॉट करेंगे E वर्सेस V, और इसके जस्ट नीचे प्लॉट करेंगे डेल E डेल V वर्सेस V। क्लियर। सो E वर्सेस V का प्लॉट कोई इस तरह से था हमारा, और दिस इज लाइक दिस। ओके। सो इसको हम थोड़ा क्लियरली ऐसे बना लेते हैं कि इस तरह का प्लॉट था, यहाँ पे मैच हो रखा है। नाउ जो डेल E डिवाइडेड बाय डेल V वर्सेस V का जो प्लॉट है वो ग्राफ कैसे आया है,
इस तरह से ग्राफ आया। जब इन दोनों को ऐसे सीक्वेंस में बनाएंगे ना ग्राफ में, तो क्या होगा, यहाँ से जो ये पीक है ये जाके यहाँ पे टच करेगा और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द इक्विलेंस पॉइंट। तो ये जो पीक है इसका हम रेलेवेंस कैसे निकाल सकते हैं कि इस ग्राफ को जस्ट बिलो दिस ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये पीक है ये यहाँ जाके टच करेगा जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो उससे हम पता कर सकते हैं कि दिस विल बी द इक्विलेंस पॉइंट। क्लियर। ना थर्ड वन इज कि डेल स्क्वायर ई डेल वी स्क्वायर वर्सेस वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ की हमें फॉर्मेशन मिलेगी, इस तरह से हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा। नाउ अगर यही चीज हम पीएच के वर्सेस करें, अगर पीएच वर्सेस वी, अगर हम पोटेंशियोमीटर की जगह पीएच मीटर यूज करें तो वहां पे हम क्या करेंगे, पीएच को मेजर करेंगे वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो जब पीएच को करेंगे चेंज, पीएच को जब वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करते रहेंगे उस टाइम पे हम पीएच को देखेंगे तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स ऑब्टेन होते हैं। नाउ हमारे पास केसेस है कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, या फिर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस यूज किया, या वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, या कोई डायबेसिक एसिड को हमने बेस के साथ यूज किया, तो उस टाइम पे पीएच का जो ग्राफ है, पीएच वर्सेस जो वी का ग्राफ है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्राफ आएंगे। उनको अभी हम देखते हैं कि किस तरह के ग्राफ आएंगे। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। ये सभी हमने बेस के वर्सेस किया, मतलब हमने जो बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने एसिड लिया है और यहाँ से हम बेस को ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। नाउ इनिशियली जब हमने बेस ऐड नहीं किया था उस टाइम पे हमारे पास एसिड थी, तो एसिड होगी तो पीएच क्या होगी, बिलो 7 होगी। एसिड की पीएच क्या होती है, बिलो 7, इसलिए ग्राफ है वो यहाँ से शुरू है। जो एसिड है उसका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है, पीएच की वैल्यू पीएच मीटर पे बहुत कम होगा। यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ। नाउ जैसे जैसे हमने NaOH ऐड करना शुरू किया, क्या हुआ, जो एसिड है, एसिड और बेस, सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया कोई HCl और बेस हमने लिया NaOH। नाउ जैसे जैसे ग्राफ मतलब NaOH की एडिशन शुरू की, क्या हुआ, NaCl की फॉर्मेशन शुरू हुई और वाटर की फॉर्मेशन शुरू हुई। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से ये प्रोसीड किया। नाउ एक पॉइंट आएगा जब पूरा कंप्लीट जो एसिड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, मतलब कंप्लीट एसिड है दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, तो उस टाइम पे कंप्लीट क्या है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई है, एसिड पूरा कंज्यूम हो गया है, एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है, तो दैट विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। नाउ अगर हम फिर भी बेस को ऐड करेंगे और पीएच मीटर में सॉल्यूशन की रीडिंग को चेक करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्या करेंगे कि बेस हमने ऐड करना शुरू किया और ऐड करना शुरू किया आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में सॉल्यूशन में क्या हो गया, एक तो सॉल्ट है प्लस एसिड पूरा कंज्यूम हो चुका है, तो मतलब क्या है, बेस। सो बेस की पीएच क्या होती है, अबव 7। सो इसी तरह से ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, अबव 7 की तरफ, मतलब ये ग्राफ यहाँ से ऐसे ऑब्टेन होगा। क्लियर। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उसका इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट कितने पे होता है, पीएच 7 के ऊपर होता है, सो दिस विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनिशियली हमने बीकर के अंदर एसिड लिया था और एसिड के अंदर हमने क्या किया है, बेस का एडिशन शुरू किया है। सो इनिशियली जब एसिड थी तो पीएच क्या थी, बहुत कम थी, इसीलिए ग्राफ है वो यहाँ से शुरू है। सभी केस में देखो, यहाँ पे भी ग्राफ क्या है, बिलो 7 शुरू हुआ है, यहाँ पे भी ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे भी ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्या किया है हमने, एसिड के अंदर बेस का एडिशन शुरू किया है, धीरे धीरे एसिड न्यूट्रलाइज होना शुरू होगी, उसके बाद एक पॉइंट आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसके ऊपर पूरा एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ऐड करेंगे बेस को तो जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, अबव 7। तो ये जो अबव 7 का ग्राफ है वो इस वजह से आया कि हमने एक्सेस ऑफ बेस क्या है, ऐड कर दिया है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो ग्राफ है वो बहुत शार्प ग्राफ आएगा, इस तरह से हमें एक शार्प चेंज दिखेगा यहाँ से, और यहाँ से हम इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। नाउ मूविंग टू द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करेंगे तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग एसिड हम क्या ले सकते हैं, HCl, और वीक बेस क्या ले सकते हैं, NH4OH। सो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग, जो यहाँ से सॉल्ट बनेगा दैट विल बी NH4Cl प्लस वाटर। इसमें भी सीक्वेंस वही है, शुरू में एसिड था, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, बेस को ऐड करना शुरू किया, ग्राफ है वो यहाँ से मूव करता चला गया, जब एसिड न्यूट्रलाइज होगी तो ग्राफ क्या है, यहाँ से इस पीएच रेंज में है। क्लियर। तो सो दिस विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट।
जो वीक केस है, मतलब वीक बेस का केस है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट बहुत क्लियरली हमने ऑब्जर्व नहीं किया। जो फर्स्ट केस है इसमें बहुत क्लियर हमने ऑब्जर्व किया है इक्विवेलेंस पॉइंट। नाउ थर्ड वन इज वीक एसिड। सो वीक एसिड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, और वीक बेस मतलब NH4OH। सो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ से हमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो ऑब्टेन होगा। नाउ वीक एसिड मतलब CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट विल बी HCl। सो यहाँ से क्या बनेगा, CH3COO, strong base will be NaOH. So this will be COONA plus H2. क्लियर। तो इस तरह से जो pH वर्सेस अगर हमने वॉल्यूम ऑफ बेस है उसको यूज करेंगे और प्लॉट करेंगे तो इस तरह के डिफरेंट तरह के ग्राफ हमें ऑब्टेन होंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। Now moving to the next titration, that is redox titration. Redox titration में जो मेनली हम एग्जाम्पल लेते हैं वो किसका एग्जाम्पल लेते हैं, Ce4+/Ce3+ and Fe3+/Fe2+। इस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे। ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगी, Ce4++Fe2+ that will be converted into Fe3++Ce3+। यहाँ जो आयरन है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और सेरिक जो सॉल्ट है उसका क्या हुआ है, सीरियम जो है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, जैसे हमने किया है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। So this will be saturated calomel electrode. Reference electrode का जो E होता है that will be equal to 0.2422 volt. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Now जो हम सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन में क्या रखेंगे, Fe2+ की कंसेंट्रेशन रखेंगे, और जो ब्यूरेट होगी उसमें क्या करेंगे, Ce4+ आयन है उसके सोल्यूशन रखेंगे। वो सेम जैसे एसिड बेस की टाइट्रेशन करी थी सेम वैसे ही धीरे धीरे क्या करेंगे, Ce4+ आयन को Fe2+ सॉल्यूशन में यहाँ से क्या करते हैं, ऐड करते चले जाएंगे, और जितनी वॉल्यूम हम ऐड करेंगे, जितना ml हम Fe4+ का ऐड करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियोमीटर है उसमें E की रीडिंग हम नोट डाउन करते रहेंगे। E वर्सेस V ऑफ टाइट्रेंट, यहाँ पे टाइट्रेंट क्या है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ce, वॉल्यूम ऑफ Ce4+। यहाँ से हमें टेबल मिल जाएगी और उसका हम ग्राफ इजिली प्लॉट करेंगे। नाउ जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, जब हमें इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होता है उस टाइम पे हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है Fe2+ और Fe3+ जो ऑब्टेन होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस है। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हम ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट इक्विवेलेंस पॉइंट ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ई सेल है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस सेटअप। तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। नाउ बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास 2 रिएक्शन है, Fe3+ से 2+ और Ce4+ से Ce3+। यहाँ पे मैं सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन लिख रही हूँ, मतलब रिडक्शन हमने कंसिडर किया, रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर किया। नाउ ये जो रिएक्शंस इनिशियली बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, हमारे लिए बहुत इजी होगा Fe2+ एंड Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्टेन करना। सो जो ई सेल है दैट विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस कपल। सो यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन gives rise to Fe2+. E cell will be equal to E cathode minus E anode. कैथोड क्या है, कैथोड इज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या ली है, प्लेटिनम का वायर लिया है, और जो सोल्यूशन है सोल्यूशन के अंदर हमने Fe2+ को ऐड किया है। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या हो गई, यहाँ से क्या ली हमने, रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
क्लियर। सो यहाँ से अगर हम इस रिएक्शन के लिए E कैलकुलेट करें, सो E विल बी Fe3 plus slash Fe2 plus E naught minus 0.059 divided by N is 1. Now logarithm of Fe2 plus divided by Fe3 plus. Clear? So यहाँ से जो indicator electrode that will be this one, and the reference electrode is obviously standard saturated calomel electrode, so उसका potential कितना होगा 0.2422. क्लियर। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनिशियली अगर हमें ई सेल कैलकुलेट करना है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, सो दैट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस माइनस 0.059 log ऑफ Fe2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन और Fe3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर, दिस विल बी द representation for calculation of E cell before equivalence point. This is condition number 1. Now second, after equivalence point. After equivalence point क्या होगा, जो Ce4 plus और Ce3 plus की जो concentration है that will be very easy to calculate. So यहाँ से क्या करेंगे हम, जो सीरियम है उसकी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे. So Ce4 plus plus electron gives rise to Ce3 plus. So यहाँ से अगर E कैलकुलेट करते हैं, so E नोट, दिस विल बी E सेल, E नोट Ce4 plus slash Ce3 plus minus 0.059 N is 1 log of Ce3 plus concentration divided by Ce4 plus concentration. So अगर आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमें सेल का पोटेंशियल चाहिए, so हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. Now at equivalence point क्या होगा कि उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है that will becomes equal to concentration of Ce4 plus and Fe3 plus concentration है that will become Ce3 plus concentration. So this is the condition at equivalence point. So equivalence point के ऊपर E क्या होगा, E equivalence that will be equal to E of मतलब E नोट ऑफ Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस, ये हमें रिडक्शन में ही लिखना है, एंड दिस विल बी E नोट Ce4 प्लस स्लैश Ce3 प्लस डिवाइडेड बाय 2. क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो E होगा, E इक्विवेलेंस है वो इस तरह से, ये जो फॉर्मूला है इससे कैलकुलेट करेंगे. बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हम जो E है वो Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट है तो जो सीरियम है उसके जो रिडॉक्स कपल होगा वहां से हम ये E सेल है उसकी कैलकुलेशन करेंगे. नाउ ये जो रिएक्शन हमने कैरी आउट की थी Fe3 प्लस Fe2 प्लस Ce4 प्लस Ce3 प्लस, ये जो भी हमने आयंस लिए थे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा. जब हमने E सेल को प्लॉट किया वर्सेस वॉल्यूम ऑफ Ce4 प्लस, सो दिस विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट और द एंड पॉइंट. सो दिस इज द इक्विवेलेंस पोटेंशियल. इक्विवेलेंस पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं. दिस इज Fe3 प्लस डिवाइड Fe2 प्लस प्लस Ce नोट E नोट Ce4 plus C3 plus divided by 2. So this will be the equivalence potential. Clear? So इस तरह से रिडॉक्स का हमने एक एग्जांपल से समझा है. ग्राफ जैसे एसिड बेस का आया था कुछ उसी तरह का ग्राफ है, बट हाँ उतना शार्प नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज है ग्राफ में. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. नाउ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज NaCl है दैट इज रिएक्टेड विद AgNO3, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस NaNO3. क्लियर. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या यूज करेंगे. जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट विल बी स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड.
So reference electrode will be saturated calomel electrode. Saturated calomel electrode, और saturated calomel electrode का E node is equal to 0.2422 वोल्ट. नाउ जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, अच्छा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के अलावा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी हम यूज कर सकते हैं फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड. नाउ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की जगह हम क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की जगह हम सिल्वर वायर का यूज करेंगे, और इसकी जो सेल रिएक्शन होगी, मतलब जो E है, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज E इंडिकेटर प्लस 0.0591 divided by n log of Q. Q is the concentration of जो भी आयंस हमें ऑब्टेन हुए हैं माइनस E नोट रेफरेंस. सो इस तरह से ये क्या है, जो E है दैट इज इक्वल टू E कैथोड, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज एनोड. जो कैथोड है उसको हमने सॉल्व करके लिखा है. सो यहाँ से जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है दैट विल बी सिल्वर वायर, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हमें पता है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर हम यूज करेंगे सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2422 वोल्ट. और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. ग्राफ भी इसका सेम तरह से ऑब्टेन होगा और वहां से हम इक्विवेलेंस पॉइंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जो मेन पॉइंट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में, वो क्या है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या यूज करेंगे और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या यूज करेंगे और किस तरह की रिएक्शन होती है. तो इसमें क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होता है. इससे AgCl है, इसका व्हाइट PBT बनता है. सो इस तरह से इन रिएक्शंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बाय यूजिंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस. सो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो क्या होगी, मर्क्यूरी and mercury second. So this will be the indicator electrode, मतलब Hg second. So this will be the indicator electrode. Now reference electrode. So reference electrode यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, saturated calomel electrode. So इसका जो potential है that is 0.2422 volt. This is saturated calomel electrode. ना जो टाइट्रेशन है, ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के मेटल्स ले सकते हैं, उनकी टाइट्रेशन करते हैं हम EDTA के साथ. सो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज द टाइट्रेशन ऑफ वेरियस मेटल्स. मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल्स लाइक Mg2+, calcium 2+, aluminium 3+, etc. with EDTA solution. EDTA solution. Now what is EDTA? EDTA क्या होता है, EDTA क्या होता है, EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका अगर फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इथाइलिन मतलब CH2CH2, डायअमीन मतलब इस तरह से दो नाइट्रोजन लगे हुए, टेट्रा एसिटिक एसिड, सो हर नाइट्रोजन से एक एसिटिक एसिड का अटैचमेंट होगा. सो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि EDTA है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. ये IIT JEE के एग्जाम में आया हुआ है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA. क्लियर. तो जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे मरकरी और मरकरी सेकेंड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड. इस टाइट्रेशन को हम यूज करते हैं डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी टाइट्रेशन EDTA के साथ करा के, और वहां पे भी हम सेम वही E वर्सेस जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है दैट इज EDTA की कॉन्सेंट्रेशन
उसको हम प्लॉट करते हैं। इस तरह का हमें एक कर्व ऑब्टेन होता है, वहां से हम इक्विवेलेंस पॉइंट या जो भी कंसंट्रेशन या कुछ भी जो पूछा होता है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उनका यूज क्यों होता है, मतलब किस लिए हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में E वर्सेस V ऑफ टाइट्रेंट प्लॉट करते हैं, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में अगर पोटेंशियोमीटर की जगह pH मीटर यूज करें तो pH मेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएंगी वो, उसमें हम pH वर्सेस V ऑफ टाइट्रेंट को प्लॉट करके वहां से इक्विवेलेंस पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ना नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा वो क्या था कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड की गई है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस।